Hello all, welcome to Chemistry Kaksha. देखो, पहले तो टर्म का मतलब समझो। बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ। जिन लोगों का बायोलॉजी बैकग्राउंड है उसको ये बात थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा हम जो कह रहे हैं। और मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं जब ये दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करता है, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। कहने का मतलब ये कि किसी लिविंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने का दो मतलब होता है। लिविंग सिस्टम के ग्रो करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो भी मॉलिक्यूल चाहिए हम लोग उसको एक साथ बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत सारा, वैसे तो अगर देखोगे कि बायोमॉलिक्यूल्स अगर हमको केवल नाम जानना है तो बायोमॉलिक्यूल्स बहुत सारा है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे न्यूक्लिक एसिड। कौन सा चीज क्या है सब बात करेंगे, पहले सुन लो एक बार। जैसे विटामिन्स, जैसे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वो चीज होता है जो बॉडी के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को, मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, बॉडी में जितना भी तरह का काम होता है सबको एक साथ मिला करके। ठीक है। तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है हॉर्मोन्स। रेगुलेशन का मतलब होता है जरूरत पड़े तो बढ़ा दो, जरूरत ना पड़े तो घटा दो। इंजाइम्स, जितना भी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है जिसको हम लोग, क्योंकि वो लिविंग सिस्टम के अंदर होता है। देखो, बॉडी जब भी हम बोले, इट डजंट मीन्स ओनली ह्यूमन बॉडी, एनी एनिमल बॉडी बॉडी या मान लो कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम लोग एक साथ, मतलब जितना रिएक्शन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन, लेकिन उसको एक साथ हम लोग कह रहे हैं, जितना सारे रिएक्शंस को मिला करके एक साथ हम लोग कह रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, लैब में नहीं हो रहा। तो इसीलिए कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। और उसको जो रिएक्शन के रेट को जो स्पीड अप करता है उसको हम लोग कह रहे हैं इंजाइम्स। ये एनर्जी गलती से लिख दिया, ये इंजाइम्स। ठीक है। तो ये हम कहे एक्टिविटी बढ़ाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और ये हम बोले रेगुलेट करता है। जैसे फैन का रेगुलेटर कभी बढ़ भी सकता है और कभी क्या हो सकता है, घट भी सकता है। इसके बाद भी और भी बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन आपको ये सब जो हम लिख रहे हैं, देखो बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है इसलिए हम ये सब नाम लिखे। और इसमें भी सब नहीं है, तुमको पहले विटामिन पढ़ना होता था, हॉर्मोन्स पढ़ना होता था, लेकिन लास्ट ईयर से ये जो कोविड के वजह से तुम्हारा सिलेबस को डिलीट किया गया सीबीएसई के तरफ से, उसमें ये तीन जो है यही आपको अब पढ़ना है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यही आपके सीबीएसई सिलेबस में है। तो इसी को लेकर के बात करेंगे। टॉपिक देखो, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना जो ऐसे तो बोला जाता है कि जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है उनको ये बड़ा आसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बायोलॉजी वाले को कुछ टर्म्स ही जो है वो पहले से पता होगा, क्योंकि असल में बायोमॉलिक्यूल्स जो आपको पढ़ना है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मतलब है आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को साथ में लेकर के चलना है। आपको केमिकल एस्पेक्ट भी देखना है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ। तो इसीलिए ऐसा कुछ हवा नहीं बना लो मैथ्स वाले कि बायोलॉजी वाले को ये फायदा हो गया और हमको जो है ये नहीं आता रहेगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर चीजों को तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि ये ना कंपैरेटिवली दूसरे, अगर हमसे कोई बच्चा ये पूछे कि उसको रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अब तुम्हारा नजदीक है, तो हम कहेंगे बस बायोमॉलिक्यूल पढ़ना खत्म किए, फिर यहीं से वापस बैक कर दो, इसको रिवाइज करो, उसके बाद आप आगे जाओ। क्योंकि इसको अगर एक बार कोई पढ़ा और एक बार रिवीजन किया तो दो बार के बाद इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को तीन बार पढ़ने का और जरूरत नहीं है। ये चैप्टर इतना सिंपल और इतना ढंग का चैप्टर है।
तो अब ज्यादा बिना भाषण दिए कि खींचते जा रहे हैं, हम तुमको स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, जहां से तुमको बात शुरू करना है। सबसे पहले वो डेफिनेशन जो बायोलॉजी वाले दिया करते थे, और फिर वो डेफिनेशन क्यों हम लोग आज के डेट में नहीं मान रहे हैं, उसको पहले बात करेंगे। सबसे पहले देखो, नाम पे जब तुम जाओगे ना, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स में तुमको दो वर्ड मिलेगा। एक मिला कार्बो वर्ड, जिसका मतलब होता है कार्बन, और एक हाइड्रेट। जहाँ नहीं समझ में आएगा ना, वहां पे बोलना चाहिए कि हाँ हमको यहाँ नहीं समझ में आया। और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। तो पहले हम लोग यही कहते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है। अगर कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में जनरल फॉर्मूला हुआ, तो यानी ऐसे बोलते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, CnH2n, मान लो यहाँ पे लिखे H2O, ये वाटर के लिए, और यहाँ पर N। ये N और M इक्वल हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, मे बी इक्वल टू M और मे नॉट बी इक्वल टू M और N बराबर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ये कंडीशन हम लोग पहले कहते थे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आया वो देखो। प्रॉब्लम आया कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा है जो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर्टी शो करता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये पढ़ोगे भी जब न्यूक्लिक एसिड में आएंगे, तो इस शुगर का नाम पढ़ोगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला, क्योंकि राइबोज शुगर होता है 5 कार्बन का शुगर, लिखते हैं C5, और H भी जो है H2O जो लिखते हैं वो भी 5 लिखते हैं, मतलब हाइड्रोजन हो गया 10 और ऑक्सीजन हो गया 5। तब अगर C5H10O5 लिखते, जो कि राइबोज के लिए लिखते हैं, तब ये फॉर्मूला फॉलो होता। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 10 लिखते हैं, सॉरी 5 लिखते हैं, इसका मतलब है आप लिख रहे हैं कि 5 कार्बन है और वाटर भी 5 मॉलिक्यूल है ना, ये फॉर्मूला आप लिख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग डीऑक्सी बोल रहे हैं, मतलब एक ऑक्सीजन इससे कम कर देना है, तो इस ऑक्सीजन का नंबर हो जाता है, सॉरी 1 कम कर दोगे तो ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 4। मतलब फॉर्मूला इसका होता है C5H10O4। अब अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर वाटर इंटीजर नंबर में आ ही नहीं रहा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में, हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से, 2:1, तो यहाँ वो आ ही नहीं रहा। यानी ये इस जनरल फॉर्मूला पे फिट बैठ ही नहीं रहा। बावजूद उसके ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है। एक दूसरा एग्जाम्पल को जरा सा देखो तो तुमको और बात समझ में आएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। कि इस फॉर्मूला को, ये जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इस डेफिनेशन को उठा के फेंकने के पीछे का रीजन क्या है। दूसरा जो तुमको एक अलग चीज पता चला, वो ये कि दो कंपाउंड यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं, जिसका नाम अब तक तुम लोग जान पा रहे होगे। वन इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हम लोग लिखते हैं HCHO, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो आएगा फॉर्मूला कार्बन एक और वाटर भी एक, यानी ये इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। बोले ना कि दोनों बराबर भी हो सकता, नहीं भी, तो एक कार्बन और एक वाटर है, मीन्स दिस इज ऑल्सो हाइड्रेट ऑफ कार्बन। दूसरा फॉर्मूला अगर हम एसिटिक एसिड लिखते हैं, एसिटिक एसिड हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3COH। देखो यहाँ पे कार्बन 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, यानी H2O2 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं, इसका नाम क्या है बोलो एक बार बोलो, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम है मीथेनॉल ऐसे होता, और ये है एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। दिख रहा है ना सबको, दिस इज एसिटिक एसिड। तो ये दोनों आपको फॉर्मूला भले ये वाला फॉलो कर रहा है, CnH2n का यहाँ पर आ रहा है, ये 2 है और वाटर भी 2 है, बल्कि M इक्वल्स टू N वाला भी आ जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसके बाद अब लगने लग गया कि इसका मतलब है ये डेफिनेशन सही काम नहीं कर रहा। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमको कुछ और सोचना चाहिए।
अगर हम लोग ये नहीं कह सकते कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या उसमें इतना सारा लिमिटेशन है, एक्सेप्शन है उस डेफिनेशन में, तो फिर सवाल है कि तब एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे कॉमन मेंबर है कार्बोहाइड्रेट फैमिली का, जिसको सब लोग जानता है, वो है ग्लूकोज। हम उसी का ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहला कार्बन एल्डिहाइड है, दूसरा कार्बन नंबर पे जो है देखो राइट में OH है और लेफ्ट में H है। तीसरा जो कार्बन है, यहाँ हम कार्बन लिख रहे हैं, हालांकि ना ये फिशर प्रोजेक्शन में कायरल कार्बन को बताए हुए हैं कि कायरल कार्बन को ऐसे दिखाते नहीं है C लिख करके। यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है थर्ड कार्बन में। फोर्थ में फिर अब बाकी सब में राइट साइड में ही OH। ठीक है, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया फिफ्थ कार्बन, और फिर ये हो गया तुम्हारा सिक्स्थ कार्बन। इसको अगर अच्छे से देखोगे, डबल बॉन्ड ओ है क्या? हाँ C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप लिखे हैं। ठीक है, ये हम लिखे हैं ग्लूकोज। कैसा ग्लूकोज, अल्फा डी और ये सब नाम आते हैं। अभी पहले जितना चीज बेसिक से बोल रहे हो उसको पहले अच्छे से समझ लो, फिर सारे चीज पर आएंगे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको तुमको ध्यान रखना ही होगा अगर तुम रिएक्शन सीखना चाहते हो, तो इसलिए 30 सेकेंड लेकर के इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लो। हम फिर से कह रहे हैं, ऊपर टॉप वाला कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है। सारे कार्बन से, बाकी के पांचों कार्बन से राइट साइड में OH लगा हुआ है। सिर्फ एक जो तुम्हारा थर्ड नंबर कार्बन है उसमें लेफ्ट साइड में OH लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सब में राइट साइड में OH लगा हुआ है। क्लियर है इतना? इसको ब्लड हो गया, लास्ट में क्या लिखे? OH, CH2OH। अभी ठीक है? अभी दिख रहा है CH2OH अच्छे से? सारा इसका प्रॉपर्टी डिटेल में तुमको जाना है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुमको याद होना ही चाहिए। सबसे पहला कार्बन हम जो दिखाएं उसमें हम दिखाएं एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद सब में OH लगा हुआ है, तो OH जो है वो सब में राइट साइड में है, केवल कार्बन नंबर थर्ड जो है ये देखो इस पे जो है लेफ्ट में लगा हुआ है। और एक दूसरा मेंबर जिसको हम लिख रहे हैं, ये बात अलग है कि उसका बहुत आप यूज नहीं करेंगे, करेंगे यूज लेकिन उतना यूज नहीं करेंगे जितना कि ग्लूकोज को यूज करेंगे, और वो मेंबर है फ्रुक्टोज। तो हम यहाँ पर फ्रुक्टोज बना रहे हैं, जरा सा देखो, क्योंकि इसको सामने इसलिए रखें कि तुम अंतर केवल समझ पाओ कि कहाँ पर है। फ्रुक्टोज कीटोन है, और तुमको पता है कि कीटोन कभी भी टर्मिनल पे नहीं होता, तो कार्बन नंबर 2 इज कीटोन, बस यहाँ और यहाँ चेंज है, बाकी इतना दूर पूरा सेम है। यानी तुम्हारा ये थर्ड कार्बन जैसा था एग्जैक्टली देखो हम वैसे ही लिख रहे हैं, फोर्थ कार्बन जैसा था हम एग्जैक्टली वैसे ही लिख रहे हैं, फिफ्थ कार्बन जैसा था ग्लूकोज में एग्जैक्टली वैसा ही लिख रहे हैं, सिक्स कार्बन जैसा था वैसे ही लिख रहे हैं। बस जो चेंजेस था वो था फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन में। ग्लूकोज में ये कार्बोनिल था और ये अल्कोहल था, फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बोनिल है और पहला वाला अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन कभी भी टर्मिनल में तो हो नहीं सकता, कीटोन का तो कंडीशन ही है कि दोनों तरफ कार्बन लिंक्ड होना चाहिए। इस दोनों को रेफरेंस मान करके सारे कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर दिया गया। क्या डिफाइन किया गया? तो अब बहुत ध्यान से इसको देखो, तुम खुद ही डिफाइन कर पाओगे अगर तुमसे अभी क्वेश्चन होता है। हालांकि अभी इस बार तो MCQ होना है, जब सब्जेक्टिव होता था तो ऐसा क्वेश्चन होता था, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफाई देम, तब डेफिनेशन लिखना पड़ता था तुमको। अभी क्योंकि इस बार MCQ है तो तुमको ऑप्शन में हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज, और कार्बो वी कैन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एज, इस तरह से तुमको क्वेश्चन हो सकता है। तो अब जो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है यानी एल्डिहाइड या कीटोन है, तो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड या कीटोन है। पहले टर्म्स को समझो फिर हम एक साथ जोड़ करके डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप उसका सीनियर फंक्शनल ग्रुप वही हुआ। और OH जूनियर है तो उसके लिए अल्कोहल तो नहीं यूज करेंगे, ऑल तो यूज नहीं करेंगे, इसका प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी होता था। तो कहेंगे एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें एक से ज्यादा OH है यानी पॉलीहाइड्रोक्सी। देखो एक से ज्यादा OH है, सो पॉलीहाइड्रोक्सी। और क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी अब पढ़ चुके हो, तो जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको एक बात और समझ में आएगा
कि कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल हम यहाँ पर तुमको दिखाए हैं, आइदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरल है, दिख रहा है? क्यों कायरल है? H अलग है, OH अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। समझ पा रहे हो कि ये कायरल होगा? ठीक वैसे ही इसको भी देखो, ये भी कायरल है क्योंकि OH अलग है, H अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है और फिर ये वाला ग्रुप अलग है। ठीक वैसे ये भी कायरल है, OH अलग है, H अलग है, CH2OH और इधर पूरा ये ग्रुप। कहने का मतलब ये कि फ्रुक्टोज में जब आप आते हैं तो फ्रुक्टोज में आपके पास ये कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो दो H लगा हुआ है, मगर ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। और ग्लूकोज के लिए जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज पे ही ज्यादा आप फोकस करेंगे, वहां से आपको आइसोमर का नंबर भी पूछेगा। तो ग्लूकोज को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ग्लूकोज में टोटल कितना कायरल कार्बन है, एक बार अपने से ट्राई करके गिन के बताओ कि हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन ग्लूकोज, बोलो। देख के बताओ जल्दी से। 4। वेरी गुड, वेरी गुड, 4 है। कौन कौन सा देखो, एक ये वाला, ये तो कायरल कार्बन नहीं हो सकता, क्यों? याद है ना, कायरल कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए, ये तो sp2 कार्बन है। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। और ये कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन के साथ दो दो H लगा हुआ है, तो ये कायरल हो ही नहीं सकता। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर हम एक्टिव नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या बताता है? n बताता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यही इस केस में ये 4 है, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 to the power 4 यानी कितना हुआ, जल्दी बताओ। 2 to the power 4 मतलब कितना टोटल? 16। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखोगे कि ग्लूकोज का टोटल कितना ऑप्टिकल आइसोमर्स बनता है? 16। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। और अब आप आ जाइए, नहीं नहीं, इफ यू आर गिविंग MCQ तो तुमको ये कैसे पूछेगा? MCQ में ये पूछने का कोई चांसेस है? MCQ में तो आपसे नंबर पूछ सकता है, और क्या पूछेगा? अब जब आप ये चीज को याद रख लेंगे, और जनरली ना ये सब क्वेश्चन जो है पैसेज में दे रहा है, तो हो सकता है पैसेज में ये इंस्ट्रक्शन भी दिया रहे कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 to the power n, और आप जो है अब बताइए कि उसमें कितना आइसोमर्स होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हाँ ऐसा कभी पढ़ाई थी टीचर, हमको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया 2 to the power n यानी 16 हो गया। अब आगे आ जाओ, हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट का नया डेफिनेशन होना क्या चाहिए, तो उसके लिए हम इस दोनों चीज को अब सामने रख दें और तुमको डिफाइन कर दे। कार्बोहाइड्रेट्स आर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कह रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कायरल कार्बन, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कहीं से तुम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, क्यों पॉलीहाइड्रोक्सी? क्योंकि एक से ज्यादा OH है, एल्डिहाइड और कीटोन, यही डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का आपको ध्यान रखना है, यही डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का आपको काम करेगा। तो एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दो, हम क्या बोले? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, टर्म पे ध्यान देना, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा OH है। एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब एल्डिहाइड या कीटोन, इसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो तुमको उस समय ये चीज याद दिलाएंगे कि ध्यान देना कि वहां मेन फंक्शनल ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था, वो दो हो सकता था, इधर एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पर है, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पहले और आगे जाए। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन। अब आपको जो पढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी है कि आप दिमाग में पहले इस चीज को याद रखें कि आपको जानना कितना चीज है
और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है आपको कि ये चैप्टर बड़ा आसान है, इसको हवा बनाने का कोई वैसा जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ना ही बहुत कम चीज है। आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का बेसिस थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि आप अलग अलग वेरियस बेसिस पर इसको क्लासिफाई करते हैं, लेकिन सिंपल है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो एक तो तुमको जानना है क्लासिफिकेशन। दूसरा जो तुमको जानना है, क्लासिफिकेशन जब हो जाएगा तो जो सेकेंड चीज तुमको जानना है वो आपको जानना है ग्लूकोज। जब हम लोग बात करने लग जाएंगे, यानी एक मेंबर जो तुम्हारा पहला मेंबर है, क्लासिफिकेशन जब हो जाएगा उसके बाद ग्लूकोज के लिए बात करेंगे। ग्लूकोज को तुमको डिटेल में जानना है। डिटेल मतलब उसके प्रिपरेशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यूज सबको पता है कि सारा कार्बोहाइड्रेट्स ही, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में वो ये कि दे आर, ग्लूकोज तो इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, क्यों वो भी बताएंगे अभी आगे। बट ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बात करें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर बात करें तो बॉडी का जो मेन एनर्जी कह सकते हो हाउस, जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो प्रिपरेशन आपको जानना है और सारा प्रॉपर्टीज आपको ग्लूकोज का जानना है, और स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस यहाँ पे करना है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पार्ट पर भी बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप इतना चीज पे कमांड है आपका तो आप सारा कुछ अच्छे से जानते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। तो एक क्लासिफिकेशन जो तुम यहीं से जान सकते थे, इसको पहले अभी यहीं पर बात कर दें। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, नाम है सैकेराइड्स। सैकेराइड्स मतलब अगर सैकेराइड्स कोई कह रहा तो समझो वो कार्बोहाइड्रेट ही कह रहा है। सवाल है क्यों ये नाम है, क्योंकि पुराने जमाने में ये सोचा जाता था कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट। सैकेरम वर्ड का मतलब ग्रीक में होता है स्वीट टेस्ट, इसका मतलब होता है स्वीट टेस्ट, इसी से हम लोग इसको सैकेराइड्स बोलते थे। लेकिन आज के डेट में अब हम लोग ये बात जानते हैं कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट हैव स्वीट टेस्ट। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, हालांकि ये क्लासिफिकेशन हमको थोड़ा बाद में कहना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम जब क्लासिफिकेशन बता रहे तो हम सबसे पहले इसी को बता दे रहे, क्योंकि कोशिश यही है कि थोड़ा सा जो सिंपल चीज है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओगे तो तुम कंटेंट को ज्यादा सही से समझ पाओगे। कि चैप्टर जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन किसी चीज को छोड़ करके काम नहीं चलेगा, आपको जानना हर चीज को है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट, क्योंकि जो भी बायोमोलिक्यूल तुमको पढ़ना है वो सारा बायोमोलिक्यूल एक्चुअली जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है अभी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, और ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली पॉलीमर है। पॉलीमर हम लोग किसको कहते हैं, पॉलीमर ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि एक्चुअली थोड़ा बिगर मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मीन्स बिगर, लार्जर मॉलिक्यूल होता है, जिसमें बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मोती का माला देखे हो, एक चेन देखे हो जिसमें बहुत सारा बीड्स होता है, रिपीटेड, मतलब एकदम इसको तुम कह सकते हो कि ये बार बार रिपीट होता है, सिमिलर बीड्स ही बार बार आ रहा है। जैसे एक पर्ल का मान लो कोई माला लिया, तो पर्ल के माला में क्या होता है, सारा पर्ल तुमको एकदम एक जैसा हो सकता है, वेरिएशन भी हो, लेकिन हम वैसे पर्ल को कंसीडर करने के लिए कह रहे हैं फिलहाल, जिसमें सारा बीट्स जो है एकदम एक जैसा है। तो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ही है आपका। तो ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये इस बेसिस पर कर रहे हैं कि कितना रिपीटिंग यूनिट है कार्बोहाइड्रेट में, उसके साइज के बेसिस पर, कि कार्बोहाइड्रेट का साइज बहुत बड़ा है, यानी बहुत माला आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा माला होगा तो उसमें बीट्स भी बहुत होगा, या थोड़ा है 5-10, या बिल्कुल एक ही मोती है, आप एक ही मोती लटकाए हुए घूम रहे हैं, उसके बेसिस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी रिपीटिंग यूनिट एक्चुअली कितना है जिससे ये बना है, इसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज कर, 3 मेन पार्ट आप कह सकते हैं। सबसे पहला वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट है, यानी आप कंसीडर कर सकते हैं कोई ऐसा माला जिसमें एक ही मोती लगा हुआ है, एक ही बीड लगा हुआ है, ये एक्चुअली तुम कह सकते हो कि ये पॉलीमर है ही नहीं, ये सिंगल रिपीटिंग यूनिट है, जिसको हम लोग फर्दर, और जैसे माला, मान लो माला में 10 मोती है, तो अगर उसके थ्रेड को तोड़ दोगे, बॉन्ड जो पकड़ के रखा है सारा मोती को, उसको तोड़ दोगे तो यू विल गेट 10 पर्ल्स, तुमको 10 मोती मिलेगा।
अगर उसमें 50 है तो 50 मोती मिलेगा। हम कह रहे नहीं, एक ही मोती है, यानी तुमको किसी थ्रेड को तोड़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक ही सिंगल यूनिट है, अरे अगर ये 2 यूनिट है तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ बीच में फोर्स रिक्वायर्ड है, एक ही है, एक को क्या कनेक्ट करेंगे, एक तो बस ऐसा ही है, इसको कोई कनेक्शन का जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट होता है, उसको फर्दर हम लोग और सिंपलर यूनिट में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप बॉन्ड तोड़ देंगे तो एटम सेपरेट हो जाएगा, लेकिन उससे आप फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है। हम लोग वैसे कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं मोनो, मोनो का तो मतलब ही होता है वन। और सैकेराइड्स क्यों, क्योंकि हम अभी बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का एक नाम सैकेराइड्स भी है, सो उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। यानी मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू। अब फ्यू तो किसी नंबर को भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब तो फ्यू, मेनी, दीज आर कंपैरेटिव वर्ड, ठीक है। 10 जो है वो 50 के रिस्पेक्ट में फ्यू है, और 50 जो है वो 100 के रिस्पेक्ट में फिर फ्यू है, लेकिन 10 के रिस्पेक्ट में मेनी है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ऑलिगो वर्ड जब हम लोग यूज करते हैं, तो ऑलिगो में फ्यू कहने का मतलब हुआ 2 to 10। ये जो फ्यू कह रहे इसका मतलब हुआ 2 to 10। हालांकि अगर 2 लेते हैं तो उसको हम लोग डाइसैकेराइड भी कहते हैं, मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी जब आप उसको ब्रेक कर रहे हैं तो आपको 2 बीड मिल रहा है। ब्रेक करने से जब 2 रिपीटिंग यूनिट मिले, यानी एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट का नाम हम क्या बोले थे, ऐसे जनरली हम लोग मोनोमर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर यानी रिपीटिंग यूनिट का नाम ही कोई पूछे तो आप समझ जाइए मोनोसैकेराइड। तो अगर ऑलिगोसैकेराइड कह रहे तो ऑलिगोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड दे सकता है। 2 दे तो डाइसैकेराइड, 3 दे तो ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ऐसे अलग अलग नाम हम लोग दे सकते थे, पेंटासैकेराइड, लेकिन हम लोग उसको एक साथ ही कलेक्टिवली बोल दिए ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। और जब बहुत सारा कहने का मतलब है मोर देन 50, यहाँ पर आप मोर देन 10 भी बोल सकते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मेनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। पहले ये देखो कि तुमको इस नाम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। वैसे तो पॉली जब भी हम लोग यूज करते हैं तो एक्चुअली पॉली वर्ड का मतलब होता है मोर देन 50, लेकिन आप यहाँ पर समझेंगे क्योंकि हम और कोई बीच में क्लासिफिकेशन ला नहीं रहे हैं, तो 10 तक के लिए आप ऑलिगो वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके बाद वाले के लिए आप यूज कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। नाम पहले देख लो कि क्या तुम ये समझ गए कि ये वो कार्बोहाइड्रेट है विच ऑन हाइड्रोलिसिस डज नॉट गिव मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज सिंगल रिपीटिंग यूनिट, ये यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है। ऑलिगो मतलब ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव्स 2 3 4 5 अप टू किस नंबर तक ये देगा यूनिट, 10 तक। ऐसा करके आपको 10 यूनिट तक ये दे सकता है, 10 रिपीटिंग यूनिट, 2 से लेके 10 तक कुछ भी देगा। अगर 2 देता ना तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक नेम दे देते डाइसैकेराइड्स, 2 के लिए हम लोग एक अलग नाम दे देते डाइसैकेराइड। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि डाइसैकेराइड का मतलब क्या समझते हो, तो तुमको कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोनोसैकेराइड। ऑलिगो का मतलब क्या समझते हो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फ्यू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब समझते हो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, क्योंकि यही रिपीटिंग यूनिट है, मोनोमर का नाम ही है मोनोसैकेराइड्स। तो अगर मोनोसैकेराइड पूछे तो इसमें तो एक ही है, तो बोलना चाहिए कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस डज नॉट गिव एनी मोनोसैकेराइड यूनिट, उसमें एक ही मोनोसैकेराइड है, वो और फर्दर सिंपलर फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता। और अगर तोड़ोगे तो फिर एटम बन जाएगा, कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, मॉलिक्यूल एक ही मिलेगा, इसमें एक ही सिंगल मॉलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट के सिंगल मॉलिक्यूल का नाम है मोनोसैकेराइड। हम बोले जैसे एक मोती का माला है तो उसका सिंगल यूनिट क्या है, मोती, पर्ल। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, जिससे वो बना है, उसका नाम है मोनोसैकेराइड। समझ गए हो यहाँ तक सारे लोग? ठीक है, अब आगे आगे सुनेंगे।
कि ये मोनोसेकेराइड हो गया, ऑली हो गया और पॉलीसेकेराइड्स हो गया। अब पहले एक आध एग्जांपल सुन लेंगे, फिर हम सबके इंपॉर्टेंस को लेकर के बात करेंगे कि भाई किसका क्या इंपॉर्टेंस और आपको क्या जानना है। मोनोसेकेराइड में हम तुमको कहेंगे कि तुम 3 नाम जरूर याद रखो, क्योंकि इसी 3 नाम से तुम्हारा काम हो जाएगा। वन इज ग्लूकोज, जिसका स्ट्रक्चर हम लिख दिए। नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज, इसका भी स्ट्रक्चर हम लिख दिए। और एक गैलेक्टोज। ये 3 नाम आप याद रखेंगे तो आपको इसके बाद चौथा नाम का और बहुत जरूरत नहीं होगा। न्यूक्लिक एसिड में एक और नाम हम बताएंगे, राइबोस। तो बस इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और एक हम राइबोज बोले। राइबोज मतलब 5 कार्बन, C5H10 अभी लिखे थे ना, और O5, तो वो राइबोज शुगर होता है। ये सब का फॉर्मूला वही होगा, C6H12O6। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े। ऑलिगोसैकेराइड्स में, अब कोई कहेगा ऑलिगोसैकेराइड्स में एग्जाम्पल हमको क्या क्या जानना चाहिए, हम कहेंगे दो नहीं बल्कि 4 कहो टोटल। 4 एग्जाम्पल तुमको यहाँ पर जानना चाहिए, जिसमें से एक एग्जाम्पल तो बस केवल नाम भर जानो, रैफिनोज। रैफिनोज एक्चुअली ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, कोई कहेगा मैडम हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हम कहेंगे अरे हाइड्रोलिसिस मतलब आप बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल को अलग कर रहे हैं। जैसे मोती का एग्जाम्पल हम दिए, मोती के माला का, तो धागा को आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, कैंची से ले लेकर के काट रहे हैं। तो यहाँ पर कैंची से काटना नहीं है, यहाँ आपको पानी डालना है, खुद ही वाटर डाल करके बॉईल कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, वो खुद ही जो है हाइड्रोलाइसिस उसका हो जाएगा, यानी सारा मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए। सो रैफिनोज जो है वो साग वाग में मिलता है। रैफिनोज जो है वो एक ट्राइसैकेराइड है। ट्राइसैकेराइड मतलब कितना रिपीटिंग यूनिट होगा वहां पर, कितना मोनोसैकेराइड्स, 3। कौन कौन सा, तो ये तीनों होगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मिलेगा तुमको वहां पे। इसलिए इसको याद रखोगे कि दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है। और इसके अलावा जो 3 हम बता रहे हैं वो डाइसैकेराइड्स है, जिसका तुम नाम बिल्कुल याद रखोगे ही रखोगे। जो बाकी बता रहे हैं दोज आर डाइसैकेराइड्स, और हम कह रहे हैं उसको बिल्कुल याद रखोगे, ना सिर्फ उसका नाम याद रखोगे बल्कि उसका सोर्स भी याद रखोगे कि वो कहाँ मिल रहा है। ये भी याद रखोगे कि उसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो मोनोसैकेराइड्स मिलेगा उसका नाम क्या होगा। मोनोसैकेराइड मिलेगा तो 2, क्योंकि डाइसैकेराइड है तो 2 ही यूनिट होगा, 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेगा। नंबर 1 इज माल्टोज। माल्टोज जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड शुगर। इस चीज को कभी फील किए होगे कि जब कभी रोटी थोड़ा ठंडा हो जाता है, बासी रोटी में, और ये फील किए होगे कि बासी रोटी अगर कभी खाए हो या ब्रेड खाए हो तो वो थोड़ा सा उसमें मिठास आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ माल्टोज। इसको ब्रेड शुगर कह रहे हैं। या उसमें मिलेगा जो तुम्हारा माल्टा, खैर फिलहाल तुम माल्टोज ब्रेड शुगर ही याद रखो। इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको जो है वो मिलेगा 2 यूनिट। कौन कौन सा, एक मिलेगा आपको ग्लूकोज और दूसरा भी मिलेगा ग्लूकोज, यानी दोनों यूनिट बिल्कुल एक जैसा। इसको हम लोग बोलते हैं होमोडाइमर। होमोडाइमर मतलब दोनों यूनिट बिल्कुल एक जैसा ही। दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज लैक्टोज, जो कि दूध में मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं मिल्क शुगर। शुगर क्यों लिख रहा है, समझ में आ रहा ना, क्योंकि हम तुमको क्या बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का एक नाम सैकेराइड्स है, और सैकेरम वर्ड का मतलब होता है स्वीटनेस, तो इसीलिए शुगर लिख रहे हैं, मिल्क शुगर। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 यूनिट मिलेगा, वन इज ग्लूकोज, अनदर इज, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखे हो, लैक्टोज, तो वही गैलेक्टोज, मतलब गैल लिख करके लैक्टोज ही उतारना है। एक ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज तीनों डाइसैकेराइड जो बता रहे हैं ना, तीनों में ही ग्लूकोज तो है ही। एक ग्लूकोज और दूसरा वाला क्या है वो आपको खाली ध्यान रखना है। तो लैक्टोज में बिल्कुल लैक्टोज से मिलता जुलता गैलेक्टोज, माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज, और नेक्स्ट इज सुक्रोज, जो घर में हर दिन यूज कर रहे हैं आप, केन शुगर, ठीक है।
या जिसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि एप्पल वगैरह में भी इसका कंटेंट काफी है, ग्रेप्स में है। तो केन शुगर वाला जो है आपका बीट रूट में है। केन शुगर में आपके पास क्या क्या है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि कम से कम 30 सेकेंड और 1 मिनट लो, और इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखने का कोशिश करो कि जब हम लोग ये सब डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद 2 यूनिट मिलेगा आपको, 2 मोनोसैकेराइड। अब किस में कौन सा मोनोसैकेराइड मिल रहा है ये बिल्कुल याद होना चाहिए। कोई कार्बोहाइड्रेट पढ़े और उसको ये ना पता हो तो बेकार पढ़ रहा है वो, फिर उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, हम तब से ये चीज कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। बायोमोलिक्यूल को रिवाइज कर लेना एक बार, अगर कोई पढ़ने के बाद उसको केवल एक बार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जैसा भी रिवाइज कर लेगा तो उसको ये चीज हमेशा याद रह जाएगा, और फिर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और छूटना नहीं है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से होगा। कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो नहीं पढ़े हो वहां से कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, वैसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो पॉलीसेकेराइड में जो 3 नाम आपको ध्यान देना है पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल के लिए, वो आपको ध्यान देना है। एक तो ग्लाइकोजन। अब बिल्कुल भी गैलेक्टोज और ग्लाइकोजन एक जैसा चीज नहीं है कि तुमको कंफ्यूजन होने लगेगा। वन इज ग्लाइकोजन, दूसरा है स्टार्च। कौन सा चीज कहाँ तुम देखे हो बताते हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, सेल्यूलोज। तो स्टार्च और सेल्यूलोज जो है ये दोनों एनिमल में नहीं होता, ये आपका प्लांट पॉलीसेकेराइड। और ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन इज व्हाट, एनिमल पॉलीसेकेराइड, ये एनिमल में मिलेगा। और स्टार्च और सेल्यूलोज जो है ये आपको मिलेगा प्लांट में। अब कहाँ तुम इसको देखे हो वो भी हम बात कर दे रहे। स्टार्च तुम देखे हो जब चावल पकने के बाद जो मार बच जाता है, ठीक है, जिसको बहुत लोग कहते भी हैं कि कॉटन क्लोथ है तो उसमें थोड़ा स्टार्च डाला जाए, ठीक है, एक्चुअली वो मार ही डालते हैं, उसी का नाम स्टार्च है, रिवाइव जो लाते हैं, तो वो हो गया स्टार्च। सेल्यूलोज तुम कहाँ पर कहोगे, सेल्यूलोज मैडम कहाँ पे देखे, तो कभी ना ये वैसे तो मान लो अब हम कहेंगे कि लकड़ी फर्नीचर में जो आप यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली सेल्यूलोज ही है, ठीक है। तो कहोगे कि मैडम अब उसका हम टेस्ट वेस्ट कहाँ से देख पाएंगे, तो हम कहेंगे देखो जो घास वास है, घास वास का ये जो रूट वाला पार्ट होता है, क्योंकि वो बहुत आराम से तुमको मिल पाएगा तो तुम उसको देख सकते हो अगर टेस्ट वेस्ट के लिए जानना है। अदरवाइज आप लकड़ी बेस्ट एग्जांपल है कि भाई फर्नीचर में जो आप लकड़ी यूज करें दैट इज एक्चुअली सेल्यूलोज। और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में है। तो अब एक यहाँ पर कुछ चीज ऐसा है जो भले तुम्हारे सिलेबस में तुमको सिर्फ इसी नाम को याद रख लेने से तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज जानना भी चाहिए। देखो होता क्या है, जब हम लोग किसी भी चीज को स्टोर करते हैं, मान लो आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा आप उसको स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूल क्या है कि इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी में मेजर सोर्स है एनर्जी का। तो मान लो आज तुम कार्बोहाइड्रेट खाए, मेरी बात खाली ध्यान से समझो, 500 ग्राम तुम कार्बोहाइड्रेट खाए इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट और ग्रेन्स, जिस भी फॉर्म में तुम कार्बोहाइड्रेट खाए। खाने के बाद बॉडी क्या किया, जब तुम उसको खाए तो कुछ पार्ट जो है कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 30% जो है वो तुम्हारे माउथ में सलाइवा के प्रेजेंस में ही डाइजेशन हो जाता है मुंह में, बाकी का पार्ट जो है वो आगे चला गया और एब्डोमेन के बाद इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है। एब्डोमेन में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो अब उसका डाइजेशन होगा। तो जब डाइजेशन वर्ड का मतलब क्या, डाइजेशन वर्ड का मतलब हम तुमको क्या बताए कि अगर पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीसेकेराइड एक बिगर मॉलिक्यूल है, एक माला है लंबा, लॉन्ग थ्रेड, मतलब उसमें बहुत सारा मोनोसेकेराइड्स है। और डाइजेशन का मतलब क्या, तो डाइजेशन वर्ड का मतलब एक्चुअली हाइड्रोलिसिस, मतलब ये सारा बॉन्ड टूटना। ये आपके स्टमक में जो हम लोग कहते हैं कि डाइजेशन हो गया इंटेस्टाइन में, तो कार्बोहाइड्रेट जो आप खाए हैं सिर्फ एक ग्लूकोज ही है जो आप जैसे ही खाए बस आपको जो है तुरंत एनर्जी मिल गया, क्योंकि उसको फर्दर तोड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई बोलेगा हम ग्लाइकोजन खाएं,
कोई कहेगा हम लैक्टोज खाए, तो लैक्टोज हम क्या बोले हैं, डाइमर है, डाइसैकेराइड है, एक उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज है। इसको भी अगर तुम दूध भी पिए तो वो पहले गया, जाने के बाद ये वाला इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और तब ये दोनों मिलेगा। लेकिन जब तुम ग्लूकोज खाए, तो ग्लूकोज मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि हम लोग एनर्जी का क्या मतलब कहते हैं, कि एनर्जी कहाँ से आता है, ये ग्लूकोज है। इस मॉलिक्यूल को तो अब हाइड्रोलिसिस यानी डाइजेशन का जरूरत नहीं है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं इंस्टेंट सोर्स। जबकि ये सब जब आप खा रहे हैं, पॉलीसेकेराइड खा रहे हैं, डाइसेकेराइड खा रहे हैं, तो ये सब पहले जा करके इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका मोनोसेकेराइड फ्री होगा। उसके बाद जैसे ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज फ्री हुआ। ग्लाइकोजन भी हाइड्रोलिसिस होने के बाद ग्लूकोज ही देता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, वहां सिर्फ ग्लूकोज ही मिलेगा। स्टार्च में भी ग्लूकोज मिलेगा और सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज का टाइप अलग है, बताएंगे आगे आते हैं तो बताएंगे, लेकिन मिलेगा सब में ग्लूकोज ही। तो वो तुम खा लिए, खाने के बाद डाइजेशन हो गया तुम्हारे बॉडी में और तुमको फिर से वो ग्लूकोज मिला। तो क्यों हम लोग कहते हैं कि ये इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का? तो जवाब है इसलिए क्योंकि तुम जो सांस ले रहे हो और तुम्हारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, सेल तक जो ऑक्सीजन गया, वो ऑक्सीजन अब इसका कंबसन करेगा, जिसको केमिस्ट्री में हम लोग कंबसन और जलना बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। बायोलॉजी में उसी का नाम रिस्पिरेशन है। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन, ये मतलब एयर के प्रेजेंस में रिस्पिरेशन। अभी ये कार्बन ऑक्सीडाइज होके, तुमको बहुत अच्छे से पता है कि हर कोई अपना ऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। लेकिन जब ये सब प्रोसेस हो रहा था तो ऐसा है ग्लूकोज, ऐसा इतना सारा बॉन्ड, CO2 ऐसा है, तो जाहिर है भाई पहले ये सब बॉन्ड टूटा होगा, सब बॉन्ड टूटा होगा। ठीक है, और फिर नया बॉन्ड CO2 बना होगा। ये सारे प्रोसेस को होते होते हम लोग कहते हैं अगर 1 मोल आपका ग्लूकोज टूटता है तो 686 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होता है। यही एनर्जी इसका कंबसन के बाद, यही एनर्जी जो है वो आपको मिलता है, जिससे आप वेरियस फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज, पढ़ते हो, खाते हो, उठते हो, कूदते हो, नाचते हो, जो भी करते हो वो सब इसी एनर्जी से आप करते हो। तो इसलिए ग्लूकोज को कहा जाता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इन केस ऑफ ग्लूकोज नो फर्दर डाइजेशन इज रिक्वायर्ड। सिंगल यूनिट है, सीधा अपना कंबसन में ही चला जाता है। और दूसरा कुछ खाए हो, डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, तो पहले उसका डाइजेशन होगा, ग्लूकोज में वो टूटेगा, तब ना ये उसका रिस्पिरेशन या कहो कंबसन होगा और एनर्जी रिलीज होगा। तो इट विल टेक सम टाइम। इसीलिए बाकी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म को हम लोग इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहते। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा चीज समझो, मान लो कोई 500 ग्राम पॉलीसैकेराइड खाया ये वाले फॉर्म में, खाली इस बात को समझना, सब टूट गया, टूट टूट करके सब अलग हो गया, फिर उसका बर्निंग हो गया और बॉडी को बहुत सारा एनर्जी मिल गया, बॉडी काम किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉडी को ऐसा फील हुआ कि कुछ ज्यादा ही खा गए थे हम, मेरे लिए आज हम दिन भर में जितना काम किए हैं, मान लो आज पूरा दिन बड़ा आराम का दिन था, हमको ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ा, उसके लिए मान लो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलता, यानी 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो बॉन्ड टूटता, ग्लूकोज फ्री होता, कंबसन होता, एनर्जी रिलीज होता, उतना सफिशियंट था। ऐसा आज हम सोए ही रह गए दिन भर, 400 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। अब जो एक्स्ट्रा हो गया, ध्यान से समझना, एक्स्ट्रा हो गया वो तो ऐसे टूटे वाले फॉर्म में हो गया, ग्लूकोज वाले फॉर्म में हो गया, क्योंकि सब तो डाइजेशन हो चुका था। आप खाना खाए तो ऐसा थोड़ी है कि बॉडी जो है बोलेगा ए 1/3 हाइड्रोलिसिस हो जाओ और बाकी बच जाओ, मत टूटो। टूटेगा तो सब टूटेगा, वहां किसको आंख लगा हुआ है कि आज इतना ही काम है तो बस इतना ही तोड़ना है, बाकी को रख दो, टूट तो सब गया। अब ये जो एक्स्ट्रा 400 ग्राम बच गया, ये आप एनर्जी यूज कर लिए, बाकी के 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो आप एक्स्ट्रा ले लिए हैं बॉडी में, इसको अब बॉडी में स्टोर होना पड़ेगा। तो ये अब इस फॉर्म में, क्या ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। ये तुम सबके लिए याद रखना, अभी बायोमोलिक्यूल सब में बात करेंगे कि मोनोमरिक फॉर्म में यानी मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड के फॉर्म में स्टोरेज कभी नहीं होता।
सवाल है क्यों नहीं होता। ठीक है, अभी के लिए हम यही कह रहे हैं, इस पेज को हम फिर लाएंगे दोबारा। अभी फिलहाल ये याद रखो कि मोनोसेकेराइड के फॉर्म में स्टोरेज नहीं होता। इसको स्टोरेज होने के पहले पॉलीसेकेराइड यानी पॉलीमरिक फॉर्म में जाना ही पड़ेगा अगर स्टोर करना है। अब सवाल है क्यों जाना पड़ेगा, वो हम आते हैं कि पॉलीसेकेराइड यानी पॉलीमरिक फॉर्म में जाना ही पड़ेगा स्टोर होने के पहले। अदरवाइज बॉडी अगर इसी फॉर्म में मोनोसेकेराइड के फॉर्म में स्टोरेज कर लेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम जेनरेट हो जाएगा, वो हम बात करेंगे 2 मिनट के बाद। पहले एक दूसरा क्लासिफिकेशन समझ लो, तब ये बात तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम तुमको शुरू में ही ये बोले कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बहुत सारे तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से ये एक क्लासिफिकेशन था। और इस क्लासिफिकेशन का बेसिस हम क्या बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट, या कहो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसका साइज छोटा है बड़ा है, तो या तो कहो साइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या कहो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, कि वो जो बना है कितना रिपीटिंग यूनिट वहां पर है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन था। अब जो क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट कैसा होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। हम सिर्फ नाम बता देंगे, बाकी सारा चीज तुम खुद ही बता लोगे, बस केवल अपने दिमाग को साथ में रखना है। तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, हम ये बात बार बार कह रहे हैं। सिर्फ 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं शुगर, दूसरे को कहते हैं नॉन शुगर। अब सारा कुछ तुम कैसे बता पाओगे वो जरा सा ध्यान दो। शुगर मतलब कैसा टेस्ट जी, करवा, मीठा टेस्ट, स्वीट टेस्ट। तो शुगर वो कार्बोहाइड्रेट है जिसका टेस्ट होता है मीठा, दे हैव स्वीट टेस्ट। तो जाहिर है नॉन शुगर वो हुआ जिसका टेस्ट मीठा नहीं होता होगा। तो ये एक्चुअली टेस्टलेस होता है, इसका कोई खास टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस शुगर। और उसके बाद सारा डिफरेंस तुम खुद ही बता दोगे अगर हम तुमको एग्जाम्पल बोले कि एक एग्जाम्पल उठा लो जो तुम रोज डे टू डे लाइफ में जो कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हो जिसका टेस्ट मीठा होता है, तो तुमको भी समझ में आएगा कि डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं जिसका टेस्ट मीठा होता है वो शुगर है। चीनी सब लोग यूज कर रहा है, शुगर मतलब सुक्रोज, बस केन शुगर, हाँ शुगर, सुक्रोज या केन शुगर। अब उसी से तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। और नॉन शुगर में हम बोलेंगे कि अभी लकड़ी बताए हैं थोड़ी देर पहले, यानी आप यहाँ पर सेलुलोज लिख लीजिए। और अब जो है खुद ही डिफरेंस पता कर लीजिए। तो बताओ जरा सा, शुगर और नॉन शुगर दोनों में से किसको पानी में घुलना चाहिए, शुगर को कि नॉन शुगर को, किसको पानी में घुलना चाहिए, विच शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, शुगर को, यानी ये सॉल्युबल इन वाटर है। और ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। अगर हम पूछे कि बताओ शुगर क्रिस्टलाइन है या लकड़ी क्रिस्टलाइन है। लकड़ी का बुरादा कभी देखे हो, जब वो लोग आते हैं कारपेंटर्स और कुछ फर्नीचर बनाते हैं और लकड़ी का वो घिसते हैं तो लकड़ी का बुरादा आता है, क्या वो क्रिस्टल के जैसा रहता है या पाउडर के जैसा रहता है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, क्रिस्टल के। शुगर कैसा होता है, घर में जो चीनी खाते हो वो कैसा होता है, क्रिस्टल के जैसा दानेदार या पाउडर के जैसा स्मूथ, बोलो। शुगर्स आर व्हाट, क्रिस्टल होता है, सो शुगर्स आर क्रिस्टलाइन। एंड नॉन शुगर नहीं, पाउडर के जैसा तभी होता है जब हम लोग उसको मिक्सर ग्राइंडर में चला देते हैं, अदरवाइज शुगर क्रिस्टल ही बनाता है। और नॉन शुगर यानी लकड़ी जो तुम्हारा है वो देखे हो तो वो बिल्कुल भी क्रिस्टल, हाथ में छूने से जैसा नमक लगता है रफ सरफेस वैसा नहीं होता उसका, तो यानी वो कैसा हो गया, एमॉर्फस। यही अंतर है शुगर और नॉन शुगर में।
शुगर में एग्जाम्पल जो हम सुक्रोज लिखे हैं, एक्चुअली शुगर यानी स्वीट टेस्ट होता है सारे मोनोसैकेराइड्स का एंड ऑलिगोसैकेराइड्स, इसमें आप लिखेंगे ऑल मोनो एंड ऑलिगोसैकेराइड। जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो होता है वो होता है नॉन सुगर्स। पॉलीसैकेराइड मतलब तुम सेलुलोज लो, स्टार्च लो, कभी मार भी देखे हो, मार मीठा नहीं लगता, उसका कोई टेस्ट नहीं लगता। और स्टार्च हम कह रहे, सेलुलोज कह रहे, ग्लाइकोजन कह रहे, ये सब जो है वो पॉलीसैकेराइड्स के कैटेगरी वाला सब वो नॉन शुगर है। अब हम क्यों तुमको बोले थे कि हम थोड़ी देर बाद तुमको फिर से वहां ले जाएंगे, एक बार पहले तो हम ये कहेंगे कि 1 मिनट जो है सब लोग पॉज हो जाओ, अपने आप को रोको जहां हो वहीं पर, और इस चीज को एक बार रिपीट कर लो कि हम लोग टेस्ट के बेसिस पर शुगर को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। शुगर मतलब जिसका नाम सैकेराइड्स था, एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट्स था, और इसीलिए अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट नेम पर आए थे सैकेराइड्स नाम से उठ करके। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ये जान गए थे कि सारा कार्बोहाइड्रेट का स्वीट टेस्ट नहीं होता, तो शुगर बोलना सही बात नहीं है उसको। लेकिन फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट्स वाला डेफिनेशन भी जो है वो बहुत चल तो नहीं रहा, लेकिन अब तक हम लोग बोल ही रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ उसमें जोड़ देते हैं, हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हाइड्रेट है कार्बन का, बशर्ते वहां कार्बन का नंबर 3 के बाद होना चाहिए। और फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बात करते हैं कि ये सब होना चाहिए, चलो ठीक है। और इससे अच्छा हम लोग आजकल जो नया डेफिनेशन यूज कर रहे हैं कि वहां पर 1 से ज्यादा OH होना चाहिए। और 1 से ज्यादा OH, देखो खुद से समझो कि क्यों हम कह रहे हैं कार्बन का नंबर 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप एक एल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बन काउंट करिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब 1 से ज्यादा OH, तो कम से कम 2 OH होगा या 2 से ज्यादा होगा, तो कार्बन का नंबर ऑटोमेटिकली 3 से एक्सीड करना चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। अप टू 2 जो है आप नहीं कंसीडर कर सकते कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उस डेफिनेशन पे रहना, और एक जो है टेस्ट के बेसिस पर हम तुमको ये वाला क्लासिफिकेशन बताएं। फर्दर भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, यही 2 बेसिस नहीं है, एक और बेसिस है कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का। लेकिन पहले इतने चीज को एक बार अच्छे से रिपीट कर लो ताकि इतना चीज दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक। फिर अब यहाँ पर आओ कि क्यों हम लोग मोनोसैकेराइड के फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या मान लो प्रोटीन भी है तो उसको मोनोमर फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाता वो बॉडी में, क्यों नहीं? उसके पीछे कारण ये है कि अभी हम तुमको बताएं कि मोनोसैकेराइड अगर है तो ये पानी में घुलेगा, डिसॉल्व होगा। मान लो तुम इस सेल में ग्लूकोज को जमा कर दिए, बॉडी का कोई एक सेल है, इसमें ग्लूकोज को तुम स्टोर कर रहे हो, धीरे धीरे ग्लूकोज तुम इसमें डाले जा रहे हो। सेल के बीच में सारे लोग जानते हो जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां पर भी लिक्विड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड और फ्लूइड। और जाहिर सी बात है कि उसमें मेजर कंटेंट जो है वो वाटर ही है। और सेल के अंदर भी होता है कुछ डिजॉल्व पार्टिकल, और पानी ही मेन है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो है वो ग्लूकोज आ करके स्टोर होने लग गया, या मोनोसैकेराइड जो है वो आ करके स्टोर होने लग गया, तो धीरे धीरे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। सेल का कंसंट्रेशन अंदर धीरे धीरे क्या होगा, राइज करेगा कि फॉल करेगा। जैसे जैसे आप ग्लूकोज यहाँ से लाते जाएंगे कि आओ और यहाँ जमा होते जाओ ग्लूकोज, तो क्या होगा बोलो, धीरे धीरे जो है कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि अब तो एग्जाम का समय आ गया तो सारे के सबके दिमाग में याद होगा कि कंसंट्रेशन, वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, पाई इक्वल्स टू CST। कंसंट्रेशन अगर बढ़े तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बढ़ेगा। या कहो कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया, किसी को अगर लगता है अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि लिक्विड जो है या सॉल्वेंट जो है, जो कि मेनली यहाँ वाटर ही है, वो फ्लो करता है जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ। तो ये धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन हो रहा है तो बाहर से जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिक्विड था वहां से पानी धीरे धीरे अंदर आएगा, और अगर पानी अंदर आएगा तो धीरे धीरे जो तुम्हारा सेल था इतना बड़ा, वो धीरे धीरे फैलता जाएगा और स्वेल कर जाएगा। स्वेल करेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो अपने इस सेल वॉल को क्या करेगा, ब्रस्ट कर देगा, फट जाएगा। तो इस काम के लिए तो आप स्टोर नहीं कर रहे थे ना, कि वो जिस सेल में हम स्टोर करें वही स्टोरेज ही बर्तन गायब हो जाए, यानी वो सेल का वॉल ही गायब हो जाए, सेल ही गायब हो जाए,
तो फिर ऐसा स्टोरेज करके फायदा क्या? हम किसी चीज को, मान लो चीनी को, मान लो लड्डू को, हम एक कंटेनर में ले जाकर के स्टोर किए उसको प्रिजर्व करने के लिए, पता चला कंटेनर सहित वो गायब हो गया, तो फिर वैसे स्टोरेज का क्या फायदा? ये सब प्रॉब्लम आया क्यों, अराइज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सॉल्युबल नेचर ऑफ ग्लूकोज, या कहो सॉल्युबल नेचर ऑफ मोनोसेकेराइड। इसीलिए हम लोग बॉडी में जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है काम होने के बाद, उसको स्टोरेज हमेशा करते हैं उस फॉर्म में जो वाटर क्या हो, इनसॉल्युबल। ये याद रखो, स्टोरेज फॉर्म हमेशा वाटर इनसॉल्युबल ही होता है किसी भी चीज का, अदरवाइज वो उस सेल को ही खत्म कर देगा, वो सेल ही अल्टीमेटली रप्चर हो जाएगा जिसमें स्टोरेज हो रहा है। तो अब तुमको ये बात अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर कोई तुमसे पूछे असर्शन रीजन में कि पॉलीसेकेराइड्स आर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, तो इसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए कि ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्यों है, क्यों नहीं मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हुआ? तो रीजन क्या बताना चाहिए कि व्हाई दिस इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, ड्यू टू विच नेचर? ये सब वाटर में कैसा होगा बताओ, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? बोलो। Because they are insoluble in water. Yes, that's why they are storage carbohydrates. देखो, जो लोग कहीं एंट्रेंस के लिए कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है ये क्लासिफिकेशन उनको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। तुमको भी ये क्लियर होगा जब तुम टर्म 2 में जाओगे। अभी ये एक पार्ट है, क्योंकि एक्चुअली डिजाइन कैसा था सिलेबस वो देखो। डिजाइन था, जब ओरिजिनल डिजाइन हुआ सिलेबस का, तो आपको ऑर्गेनिक पहले पूरा कंप्लीट कर लेना था, सारा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, और फिर ये चैप्टर आता था बायोमोलिक्यूल का। लेकिन अभी क्योंकि आपके मतलब सिलेबस को थोड़ा सा टर्म 1 टर्म 2 में जब डिवीजन किया गया, तो बायोमोलिक्यूल्स ले लिया गया। अभी उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जहां जहां एल्डिहाइड और कीटोन का प्रॉपर्टी आता था, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज में कीटोन है, यानी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड कीटोन है, तो उससे रिलेटेड जहां जहां प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में वो चीज अभी आप पढ़े नहीं है, तो थोड़ा आपको कुछ चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये भाषण हम सिर्फ इसलिए दिए हैं, हम अभी बोले कि जो मान लो एंट्रेंस को लेकर के कहीं कुछ कर रहे होगे या इसको पढ़े होगे, उसको इशू नहीं होगा, लेकिन जो पहली बारी पढ़े उसको तो इशू होगा, जो एकदम प्योर 12 सोच रहे हैं। इशू ये होगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सवाल है नेचर का क्या मतलब? जवाब है, क्योंकि ये पढ़े नहीं हो इसलिए हम थोड़ा सा इसको खींच रहे हैं, कि इस बेसिस पर हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, जिसमें से एक टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है। टॉलेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी टॉलेंस टेस्ट, पहले ये समझ लो कि ये देता कौन है। टॉलेंस टेस्ट देता है वो कंपाउंड जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो टॉलेंस टेस्ट देता है। एक फेलिंग टेस्ट भी है जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक वाला नहीं देता, लेकिन टॉलेंस टेस्ट एलिफेटिक एरोमेटिक सब एल्डिहाइड देता है। अब टेस्ट क्या है वो जरा सा समझो। टॉलेंस रिएजेंट जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसका रिएक्टिव पार्ट अभी के लिए तुम समझ जाओ कि वो ये Ag2O के फॉर्म में लिखते हैं। ये बिहेव करता है एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो एल्डिहाइड ग्रुप को ये ऑक्सीजन दे देता है। पढ़े हो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, हम लोग बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब टू पोलर H हटाओ, और रिमूवल नहीं होता तो एडिशन ऑफ O2 फ्री हाइड्रोजन, यही वाला फ्री हाइड्रोजन है, इसमें जाकर के जोड़ दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, और ये बच जाएगा सिल्वर के फॉर्म। करते यही है, ये लैब में भी टेस्ट है, कंटेंट बेस्ड में शायद किए भी होंगे, कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में आप जो है वो जिस भी चीज को टेस्ट करना है, जिसका नेचर पता करना है, अब कौन सा नेचर, तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? सिल्वर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +1 स्टेट में था,
मत निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, पुराने कॉन्सेप्ट से समझो कि ऑक्सीजन यहाँ पर था, बाद में यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ एक ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कौन सा एजेंट बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही नेचर चेक करते हैं कि आपका कंपाउंड रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर एल्डिहाइड ग्रुप उस कंपाउंड में है, जैसा कि तुम्हारे पास यहाँ पर ग्लूकोज में था, तो उसमें हम लोग अगर टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो होगा ये कि डाल करके जब हीट करोगे तो जो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप था, इस पे क्वेश्चन होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद, ग्लूकोज को ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये बताएंगे आगे आते हैं, अभी सिर्फ टर्म तुमको अच्छे से समझ में आ जाए इसी वजह से कह रहे हैं। और ये हम लिख दिए Ag2O, मतलब टॉलेंस रिएजेंट यहाँ लिखा होगा और हीट करते हैं हम लोग, तो होता ये है कि ये ऑक्सीजन यहाँ चला गया और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये फाइनली एसिड ग्रुप में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाकी सब जैसा था वैसे ही रह गया। और ये जो है सिल्वर ऑक्साइड अभी मेटालिक सिल्वर के फॉर्म में आपको मिलेगा, तो वो सिल्वर एक्चुअली टेस्ट ट्यूब के वॉल के साइड में जमा हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, शाइन करेगा वॉल टेस्ट ट्यूब का, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर। और इसीलिए टॉलेंस टेस्ट वाले टेस्ट का नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तुम इसको बहुत डिटेल में कीटोन जब पढ़ोगे, कीटोन कह रहे सॉरी, एल्डिहाइड जब पढ़ोगे, कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 होगा ऑर्गेनिक का, जो तुम्हारा टर्म 2 में पहला चैप्टर ही होगा शायद, तो उसको देखोगे, ऑर्गेनिक का पहला हम कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो तो आप इधर पढ़ लिए ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन एंड अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो जब आप सी डबल बॉन्ड ओ कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे तो वहां एल्डिहाइड में ये चीज आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आपको बात को समझना है ना, अभी तो छोड़ नहीं सकते। अभी तुम ये ध्यान दो कि टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड इसलिए क्योंकि ये एक ही ऑक्सीजन दे रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये करता क्या है, तो ये सिर्फ एक ही चीज को पहचानता है, एक फॉर्मिक एसिड को भी पहचानता है, तो उसको छोड़ दो, कार्बोनिल ग्रुप में ये सिर्फ एल्डिहाइड को पहचानता है, जहां जहां उसको एल्डिहाइड मिलेगा वो उसको ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, ये तो इसका काम हुआ। और उल्टा भी कह सकते हो कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है सिल्वर मिरर के फॉर्म। तो इस बेसिस पर कि तुम्हारा सुगर, या सुगर मतलब यहाँ हम सुगर से नहीं कह रहे, यहाँ हम सैकेराइड से कह रहे हैं, तुम या कार्बोहाइड्रेट ही कहे तो वो ज्यादा अच्छा है, इस बेसिस पर कि तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पा रहा है, यानी उससे मेटालिक सिल्वर बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, इसके बेसिस पर हम लोग सुगर को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर, अनदर इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग सुगर। अगर हम तुमसे पूछते कि बताओ सिल्वर मिरर कौन देगा, रिड्यूसिंग सुगर कि नॉन रिड्यूसिंग सुगर, तो क्या बोलते हैं, कौन रिड्यूस कर रहा है टॉलेंस रिएजेंट को, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? ये रिड्यूस करेगा, reduces tolerance reagent. Unfailing solution also, ये reduce नहीं करता, does not reduce tolerance reagent। ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में, तो आप खाली यही ध्यान देंगे कि जो टॉलेंस रिएजेंट पर इफेक्टिव है उसको रिड्यूस करता था वो रिड्यूसिंग, और जो नहीं करता है वो नॉन रिड्यूसिंग। अब सवाल है पता कैसे करेंगे कि रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो या क्यों कैसे ऐसा हो रहा है, तो ये एक्चुअली रिड्यूस कर पाता है ड्यू टू, अगर रीजन में हमको पूछे कि ये रिड्यूस नहीं कर पाया, ये कर पाया क्यों, तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू टू फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। कहोगे फ्री मतलब क्या, एल्डिहाइड ग्रुप है तो है, अब फ्री का क्या मतलब? तो ये जब तुम बॉन्ड फॉर्मेशन देखोगे कि मोनोसैकेराइड जब आपस में कनेक्ट होता है, लिंकिंग होता है, जब बॉन्डिंग तुमको समझाएंगे तो ये देखोगे कि बॉन्डिंग के वजह से कभी कभी ऐसा होगा जब एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। मान लो यहाँ पर एल्डिहाइड था, ये बॉन्डिंग में चला गया, तो अब एल्डिहाइड इसके पास फ्री नहीं है, तब वो
टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, फ्री होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप। अब एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, तो सारा मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स जो था वो था रिड्यूसिंग, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, जो नाम तुमको बताएं ऑल आर रिड्यूसिंग। फिर चाहे तुम ग्लूकोज बोलो, फ्रुक्टोज बोलो, गैलेक्टोज बोलो, बस केवल सुक्रोज मत बोलना। सुक्रोज यानी घर में जो चीनी हम लोग खा रहे हैं, अगर उसका सॉल्यूशन बनाते और उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालते और हीट करते टेस्ट ट्यूब को, तो कभी भी सिल्वर मिरर नहीं मिलता। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स जो है, पॉलीसेकेराइड्स मतलब स्टार्च, जैसे मार के लिए हम बोले या रिवाइव के लिए बोले, रिवाइव को अगर उसका सॉल्यूशन बनाते, उसमें भी टॉलरेंस रिएजेंट डाल करके हीट करते, तो सिल्वर मिरर नहीं मिलता। ऑल पॉलीसेकेराइड्स और इधर से केवल एक सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज इस तरफ से जा रहा है, तो याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर किया ना, इसके ग्रुप का बाकी सब जो है वो रिड्यूसिंग है और ये नॉन रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल में लिख रहे हैं। अगर पूछा जाए कि सुक्रोज इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो करेक्ट रीजन शुड बी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। कीटोन तो खैर टॉलरेंस रिएजेंट देगा ही नहीं, ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ये याद रखना, ठीक है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो क्वेश्चन यही सब होता है, लेकिन बात ये होता है कि आप बात चीजों को समझते कैसे हैं, उसको फिर से आप एक बार रिवाइज कैसे करते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको 10 बार रिवीजन चाहिए ही नहीं, एक बार अगर ईमानदारी से कोई पढ़ा और सिर्फ एक बार जो है एकदम फास्ट फॉरवर्ड स्टाइल में रिवाइज किया, और वो इसको भूलना नहीं है, ये चैप्टर आपको हमेशा याद रहना है। Thank you. Keep watching. Keep learning. Bye bye.